Icterus gravis neonatorum. It is a clinical entity. It basically affect the lesser form of the hemolytic disease of the fetus and the newborn. ठीक है, it is lesser form है. ठीक है, the baby is born alive. इसमें baby alive born होता है without evidence of the jaundice. कोई evidence नहीं होता है jaundice, but soon it develops within 24 आवर, 24 घंटे के अंदर वो जॉन्डिस डेवलप कर लेगा बेबी. ठीक है, वाइल द फीटस इन यूट्रो, जब बच्चा यूट्रस में है, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द फीटल रेड सेल्स. जो फीटस के रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा विद द लिबरेशन एंड ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन रिलीज हो रहा होगा, which is mostly excreted through the placenta into the maternal system. The portion of the bilirubin enters the amniotic fluid. जो bilirubin है कुछ वो amniotic fluid के अंदर enter कर जाएगा, perhaps from the fetal lungs and through the skin or across the surface of the placenta or the cord. There is reason why this is the reason why the baby is not born with the jaundice. इसीलिए बच्चा जो होता है वो jaundice के साथ नहीं born होता है. ठीक है, वो 24 घंटे के अंदर डेवलप करेगा. ठीक है, बट soon as the umbilical cord is clamped, जैसे ही हम umbilical cord को clamp कर देते हैं इस केस में, that is Icterus gravis neonatorum, with the continuing hemolysis the bilirubin concentration is increased. Sooner or later the baby becomes jaundicized, जिसकी वजह से बेबी जॉन्डिस के फीचर शो करने लगेगा. ठीक है, लिवर पर्टिकुलरली ऑफ द प्री मेच्योर बेबी, जो बच्चे का प्री मेच्योर बेबी का जो लिवर होता है वो फेल कर जाता है टू कंजुगेट द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द बिलीरुबिन टू मेक इट सोल्यूबल एंड नॉन टॉक्सिक. इफ द बिलीरुबिन राइजेस टू द क्रिटिकल लेवल ऑफ 20 mg पर 100 ml, अगर बिलीरुबिन तुम्हारा इतना राइज कर जाता है वो क्रिटिकल लेवल ऑफ 20 mg पर 100 ml तक पहुंच जाता है. ठीक है, द बिलीरुबिन क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, इसीलिए वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है. ठीक है, दैट इज 340 माइक्रोमोल पर लीटर के हिसाब से होगा, नॉर्मली 30 होता है. ठीक है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, डैमेज करेगा वेसल न्यूक्लिया ऑफ द ब्रेन परमानेंटली, प्रोड्यूसिंग द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कर्निक्टरस. कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न, ये कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजीज होता है, वेयर हीमोलाइसिस इज गोइंग ऑन स्लोली. Although the anemia develops slowly within the first few weeks of the life, and the jaundice is not usually evident in this case. The destruction of the red cells जो destruct हो रहे हैं, continues up to 6 weeks, 6 weeks तक की वो continue रहता है. After which the antibodies are not available for the hemolysis, जिसके बाद antibodies available ही नहीं होती हैं for the hemolysis. The liver and the spleen are enlarged. liver और spleen जो होता है वो बड़ा हो जाता है. The site of the extramedullary erythropoiesis होने लगती है, इसलिए तुम्हारा लिवर और स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है. अफेक्शन ऑफ द मदर, द इम्पैक्ट ऑफ द RH इनकम्पैटिबिलिटी मेनली फॉल्स ऑन द बेबी. The mother may also be affected somewhat. There is increased incidence of preeclampsia, polyhydramnios, big size baby with its hazards, hypofibrinogenemia due to the prolonged retention of the dead fetus in the uterus, postpartum hemorrhage due to the big placenta and the blood coagulopathy, maternal syndrome. The silent features are generalized edema, proteinuria, pruritus due to cholestasis. The features are ominous, indicating the imminent fetal death in the uterus. And the प्रिवेंशन ऑफ RHD इम्यूनाइजेशन, टू प्रिवेंट द एक्टिव इम्यूनाइजेशन हमारी 3 मेन चीज़ें हमें करनी है. दैट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करना है, दूसरा प्रिवेंट करना है, मिनिमाइज करना है फीटो मैटरनल ब्लीड को, टू अवॉइड द मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अवॉइड करना है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंटी-D इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्टेड इनटू द मदर सराउंडिंग द फीटल RBC, थिक ग्रीन सर्कल प्रिवेंटिंग द एंटीजन साइट to form the antibody. ठीक है, next we come to prevent the active immunization. सबसे पहली चीज हमारी है हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करेंगे. दैट इज टू प्रिवेंट द एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ द RH नेगेटिव yet unimmunized. The RH anti-D immunoglobulin is administered intramuscularly to the mother following the childbirth होने के बाद RH anti-D immunoglobulin IgG हम दे देते हैं to the mother following the childbirth. The condition that the RH anti-D immunoglobulin should be given are mentioned in the next page. We will see
The mode of the action in the antibody mediated immune suppression. The possible mechanism are anti-D antibody when injected blocks the RH antigen of the fetal cell. जो anti-D antibody हम inject करते हैं वो block करता है RH antigen of the fetal cells. The intact antibody coated fetal fetal red cells are removed from the maternal circulation by the spleen or the lymph node and the central inhibition. The fetal red cells are coated with the anti-D antibodies interfere with the production of the IgG from the B cell. ठीक है, तो इसका एक्शन क्या रहता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सप्रेशन में? सबसे पहले एक चीज़ होती है तुम्हारी जो RH एंटीजन होता है, ठीक है, एंटी-D एंटीबॉडी व्हेन इंजेक्टेड ब्लॉक कर देता है RH एंटीजन ऑफ द फीटल रेड सेल्स एंड इंटैक्ट एंटीबॉडी कोटेड फीटल रेड सेल्स जो होते हैं वो कोटेड होते हैं, रिमूव हो जाते हैं बाय द मैटरनल सर्कुलेशन बाय द लिम्फ नोड स्प्लीन एंड द लिम्फ नोड्स. Central inhibition of the fetal red cells and coated with the anti-D antibodies interfere with the production of the IgG from the B cell. When administered to the anti-D immunoglobulin, it should be administered within 74 hours or preferably earlier following the delivery or abortion. It should be given provided the baby is RH positive. It should be given provided the baby is RH positive and the direct Coombs test is negative और direct Coombs test जो है वो negative है. This reduces the immunization rate by 90%. Use of anti-D immunoglobulin at the 28 weeks of the gestation additionally reduces the third trimester immunization to 0.1%. RhIgG may be given as late as 28 days after the delivery to avoid the sensation. ठीक है, we can give as late as 28 days after the delivery to avoid the sensitization when the scheduled dose has been omitted inadvertently. Similarly, when the RH factor of the fetus cannot be determined, अगर वो हम determine नहीं कर पाते हैं, it should be administered without any harm. ठीक है, इसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं. ठीक है, डोज क्या है? एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली टू द मदर 300 माइक्रोग्राम फॉलोइंग द डिलीवरी हम देते हैं. ऑल द RH नेगेटिव अनसेंसिटाइज्ड वुमेन शुड रिसीव 50 माइक्रोग्राम ऑफ द RH इम्यूनोग्लोबुलिन intramuscularly within 72 hours of the induced or the spontaneous abortion, ectopic or molar pregnancy or CVS in the first trimester. वुमेन विद द प्रेगनेंसी बियॉन्ड 12 वीक, जिनमें प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा हो गई है, शुड हैव फुल डोज ऑफ द 300 माइक्रोग्राम. स्टैंडर्ड 300 माइक्रोग्राम ऑफ द एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन इंट्रामस्कुलरली डोज विल प्रोटेक्ट द मदर फ्रॉम द फीटल हेमरेज अप टू 30 ml ऑफ द फीटल होल ब्लड और द 15 ml ऑफ द फीटल RBCs. ठीक है, तो जो फुल डोज होती है तुम्हारी 300 माइक्रोग्राम की, ठीक है, अगर वो तुम दे देते हो 300 माइक्रोग्राम पूरा दे देते हो तो वो तुम्हारा 30 ml फीटल होल ब्लड एंड 15 ml ऑफ द फीटल RBC से प्रिवेंट करता है. ठीक है, then calculation of the dose, approximate volume of the fetal blood entering into the maternal circulation is to be estimated by Calhoun-Bette's test using the acid elution technique to note the number of the fetal red blood cells, dark refractile bodies per 50 low power fields. See, now if there are 80 fetal erythrocyte in 50 micropower field in the maternal peripheral blood films, ठीक है, as you can see in this figure, this peripheral smear showing dark field red cells and the light colored maternal cells. ये जो dark field red cells हैं और light colored जो आपके दिख रहे हैं वो आपके maternal cells हैं. मॉडिफाइड क्लियर-बेटिक एसिड एल्यूशन टेस्ट होता है, ये हमें करना होता है. ठीक है, तो इसमें तुम समझ लोगे कि कितना फीटो मैटरनल हेमरेज हुआ है. ठीक है, नाउ एज यू कैन सी
If there are 80 fetal erythrocyte in the 50 low power field in the maternal peripheral blood frames, it represents transplacental hemorrhage to the extent of 4 ml of the fetal blood. इसका मतलब अगर 80 fetal erythrocyte तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांसप्लासेंटल हिमरेज हुआ है 4 ml ऑफ द फीटल ब्लड ऑलमोस्ट वहाँ पे हुआ था. मोर एक्यूरेट टेस्ट आर इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड द फ्लो साइटोमेट्री. इफ द वॉल्यूम ऑफ द फीटोमेटर्नल हिमरेज इज ग्रेटर देन 30 ml, द होल ब्लड डोज ऑफ RH इम्यूनोग्लोबुलिन कैलकुलेटेड इज 10 माइक्रोग्राम फॉर एवरी 1 ml ऑफ द फीटल होल ब्लड. ठीक है, अगर 30 ml से ज़्यादा का फीटोमेटर्नल हिमरेज है तो हमें हर 1 ml के लिए 10 माइक्रोग्राम ऐड करना पड़ेगा उसके बाद. ठीक है, NTD prophylaxis during the pregnancy in spite of the postpartum RH immunoglobulin prophylaxis failure rate about 1 to 2% is due to the antepartum fetomaternal hemorrhage and sensitization, that is 1 to 2%. If the woman is RH negative, अगर woman RH negative है, has no antibody, she should have one dose of the 300 microgram RH immunoglobulin as prophylaxis एट अराउंड 28 वीक्स. ठीक है, ACOG के हिसाब से, एंड अगेन आफ्टर बर्थ विद इन 72 आवर्स. एंटीनेटल प्रोफाइलेक्सिस reduces immunization to further 0.1%. Half of the RHIG IG is about 16 to 24 days. So the woman receiving RH immunoglobulin at 28 weeks of the gestation have very low titer of the RHIG during the labor at the term. She should be given 300 microgram of the RHIGG within 72 hours of the delivery. 72 घंटे के अंदर तुम्हें 300 माइक्रोग्राम दे देना है. ठीक है, कॉज ऑफ द फीटोमेटर्नल हिमरेज, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, एल्यूमिनाइजेशन एंड इंडिकेशन फॉर द NTD इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं. तुम्हें पहला है मिसकैरेज है. ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जेनेटिक एमाइनोसिंथेसिस है, एम्ब्रियो रिडक्शन है. ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, हाइड्रेटरी फॉर्म मोल है, कोरियोनिक विलस बायोप्सी है, कॉर्डोसेंटेसिस है, प्लासेंटा प्रीविया है. ठीक है, एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन है, एब्डोमिनल ट्रॉमा है, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ है. ठीक है, then after transfusion of the RHD positive blood and weak D phenotype, that is weak RH positive individual have missing one or more of the D antigen epitopes, individuals are alloimmunized and develop severe hemolytic disease of the fetus and the newborn, the delivery of the RH positive infant to the RH negative mother and the postpartum. To prevent or minimize the feto-maternal bleed. ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज द फीटो-मैटरनल ब्लीड प्रिकॉशन ड्यूरिंग द सिजेरियन सेक्शन. सिजेरियन सेक्शन के टाइम पे वी हैव टू प्रिवेंट द ब्लड स्पिलिंग इनटू द पेरिटोनियल कैविटी. पेरिटोनियल कैविटी में कोई ब्लड स्पिलेज ना हो. ठीक है, वी हैव टू प्रिवेंट दिस. मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लासेंटा शुड नॉट बी डन एज अ रूटीन. मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लासेंटा नहीं करना है एज अ रूटीन. प्रोफाइलैक्टिक एर्गोमेट्रिन, दैट इज विद द डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर. जैसे एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाता है, प्रोफाइलैक्टिकली एर्गोमेट्रिन हमें यूज करना है. शुड बी प्रेफरेबली विथहेल्ड, उसको हमें रोकना है. शुड जो हम यूज करते हैं उसे हमें विथहेल्ड करना है, रोकना है, एज इट में फैसिलिटेट मोर फीटो प्लासेंटल ब्लीड. जिसकी वजह से एर्गोमेट्रिन जो हम देते हैं, ठीक है, उस केस में तुम्हारा ज़्यादा फेटोमेटर्नल ब्लीड हो सकता है, इसीलिए दे शुड बी withheld. ठीक है, amniocentesis should be done after the sonographic localization of the placenta to prevent its injury. तो क्या क्या है तुम्हारा, पहला तो है प्रिकॉशन ड्यूरिंग द सिजेरियन सेक्शन रखना है, कोई भी ब्लड स्पिलिंग ना हो पेरिटोनियल कैविटी में. फिर मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लासेंटा नहीं करना है. फिर प्रोफाइलैक्टिक जो एर्गोमेट्रिन दे रहे हैं डिलीवरी ऑफ द इंटीरियर शोल्डर के बाद, इसको हमें विथहेल्ड करना है. मे फैसिलिटेट फीटो प्लासेंटल ब्लीड. ठीक है, अमाइनोसेंटेसिस शुड बी डन
after the sonographic localization of the placenta to prevent its injury. placenta को localize करने के बाद करना है. then forcible attempt to perform the external versions under the anesthesia should be avoided. manual removal of the placenta should be done gently to refrain from the abdominal pain as far as possible in the abruptio placenta. To avoid giving Rh positive blood to one Rh negative female from her birth to the menopause. All such women, including the women with the multiple pregnancy, may need more than usual 300 microgram of the anti-D immunoglobulin. Antenatal investigation and the protocol of the Rh negative mother. Investigation of the blood for the Rh and the ABO grouping becomes almost a routine during the first antenatal visit in the first trimester. If the woman is found Rh negative, अगर woman Rh negative found होती है, Rh grouping of the husband is to be done to found whether the pregnancy is result of the incompatible or compatible mating. If the husband is also Rh negative, that is compatible mating है, there is no problem so far as the Rh factor is concerned. But if the husband is found to be Rh positive, further investigation are to be carried out which aim at to detect whether the woman has already been immunized to Rh antigen, to forecast likely affection of the baby. ठीक है. Then to anticipate and formulate the line of the management likely affected baby. The obstetric history, if the woman is primigravida, ठीक है, with no previous history of the blood transfusion, it is quite unlikely that the baby will be affected. In the parous woman, a detailed obstetric history has to be taken. Classical history of the fetal affection in the form of the stillbirth or the neonatal death due to the severe jaundice following one or two uneventful births is quite suggestive. History of prophylactic administration of the anti-D immunoglobulin following the abortion or the delivery should be inquired. Antibody detection in all cases of the Rh negative women, irrespective of the blood grouping and the parity. IgG antibody is detected by indirect Coombs test. The test is found negative at 12th week. It is to be repeated at 20, 28 and 36 वीक. अगर टेस्ट इंडायरेक्ट कूम टेस्ट तुम्हारा नेगेटिव आ जाता है 12वें पे, तो हमें रिपीट करना है 20, 28 और 36 वीक पे. इन द प्राइमी ग्रेविडा. इन मल्टी ग्रेविडा द टेस्ट इज टू बी रिपीटेड एट मंथली इंटरवल अप टू 24 वीक्स. हर महीने हमें कराना है इंटरवल, मंथली इंटरवल अप टू 24 वीक्स एट एवरी 2 वीक्स देयर आफ्टर. 24 वीक तक की हमें हर मंथली कराना है और उसके बाद हर 2 वीक पे कराना है. ठीक है, मल्टी ग्रेविडा में. इफ द टेस्ट इज फाउंड पॉजिटिव, अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पेशेंट शुड बी supervised in the center equipped to tackle with the Rh problem specialized fetal medicine unit. Genotype of the husband is to be determined. हमें genotype husband का determine करना पड़ेगा. If he is found to be homozygous, the fetus is likely to be affected. In the heterozygous, the fetus may be affected in 50% cases. In that case, the fetal group is determined by CFF DNA analysis from the maternal blood. If the fetus is found to be Rh negative, no further test is required and the routine care is continued. Fetal Rh status हम check करते हैं by cell-free fetal CFF DNA, that is cell-free fetal DNA present in the maternal plasma in is genotype. To detect the fetal blood group, PCR for the free fetal DNA is done. This method has replaced the amniosynthesis or the chorionic villus biopsy. When the fetus is Rhd positive, quantitative estimation of the IgG antibody at the weekly interval is carried out. Sudden marked rise, अगर अचानक से rise हो जाता है in the titer from 1:8 to 1:32 is much more suggestive of the fetal affection, fetal affected है. ठीक है. Some centers consider the titer of 1:16 or the antibody level more than 10 international unit per ml as a critical one. The critical titers means anti-D level that causes hydros fetalis. One should make cautious interpretation of the rise and the fall in the titer. Autoanalyzer measurement of the antibody, that is specific anti-D, is more accurate test. The safe level of the antibody in the maternal serum is less than 4 international unit
per ml, NTD level more than 4 IU per ml, but less than 15 IU per ml has mild risk for the hemolytic disease of the fetus and the newborn. NTD level more than 15 ml अगर international unit per ml आ रहा है, that can cause moderate to severe hemolytic disease of the fetus and the newborn. Those with the level less than 4 international unit per ml should have antibody measurement monthly. हर महीने उनमें measurement हमें कराना है अगर 4 से कम है, ठीक है. Level more than 10 international unit per ml should also have weekly ultrasound. अगर 10 से ऊपर है उनमें वीकली अल्ट्रासाउंड असेसमेंट करना है, ठीक है. डिटेक्ट द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी एंड द पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी एंड द साइन ऑफ द फीटल हाइड्रॉप्स. एंटीबॉडी लेवल डू नॉट ऑलवेज कोरिलेट विद द फीटल अफेक्शन, ठीक है. एंटीबॉडी लेवल जो है वो हमेशा कोरिलेट नहीं करते हैं विद द फीटल अफेक्शन. नाउ as we can see in this figure, the measurement of the middle cerebral artery and the peak systolic velocity, Doppler gate is on the MCA immediately to origin of the internal carotid artery. Color Doppler is used in this case, ठीक है. अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर लगाते हैं, ठीक है. फीटल हेड में तुम्हारा सर्कल ऑफ विलिस है, ठीक है. मिडिल सेरिब्रल डिस्टल मिडिल सेरिब्रल आर्टरी को चेक करते हैं, ठीक है. मेटरनल एब्डोमिनल वॉल पे रखते हैं अल्ट्रासाउंड प्रोब. Doppler ultrasound USG is useful to assess the fetal gestational age and also to detect the early onset of the fetal hydrops. Scalp edema, ascites, and the pleural effusion. Presence of the fetal hydrops suggests end stage of the fetal anemia and the hemoglobin concentration less than 8 gram per deciliter and the hemocratic value less than 15%. Fetal anemia is associated with a low blood viscosity. fetal anemia अगर है तो इसका मतलब ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी. एंड इंक्रीज्ड ब्लड वेलोसिटी, ब्लड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी. यूजिंग दिस प्रिंसिपल, Doppler ultrasound study of the MCA and the peak systolic can predict the fetal anemia more accurately. ठीक है. अब कहने का तात्पर्य ये है कि बेसिकली अगर फीटल अनीमिया हो जाएगा तुम्हारा तो लो ब्लड विस्कोसिटी होगी, ब्लड में विस्कोसिटी कम हो जाएगी और वेलोसिटी जो होगी वो तुम्हारी बढ़ जाएगी, ठीक है. तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी हमारी प्रिडिक्ट कर सकती है फीटल अनीमिया को मोर एक्यूरेटली इन द डॉपलर अल्ट्रासाउंड. Middle cerebral artery peak systolic velocity more than 1.5 mm for the corresponding gestational age predicts the moderate to severe degree of the fetal anemia. Serial measurement of the MCA PSP Doppler study has replaced the amniosynthesis for OD 450. This value between the 25 to 35 weeks of the gestation is an indication of the कॉर्डोसेंटेसिस एंड द इंट्रायूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, हमें वहाँ पे कॉर्डोसेंटेसिस और इंट्रायूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा. Currently, MCA PSV is mainstay of the fetal surveillance in case of the red cell illumination. Measurement is done by placing the Doppler gate in the proximal part of the MCA. Measurement हम कैसे करते हैं? By placing the Doppler gate in the proximal part of the MCA. It can be started as early as 18 weeks. 18 weeks से हम start कर सकते हैं and may be repeated at an interval of 1 to 2 week. हर 1 से 2 week के interval पे उसको repeat कर सकते हो. और as clinically indicated, most centers have replaced serial amniosynthesis and the OD 450 with the serial MCA and PSP Doppler studies. Amniosynthesis in the amniotic fluid spectrophotometric analysis. Amniosynthesis and estimation of the bilirubin in the amniotic fluid is done by the spectrophotometric, that is OD 450 analysis. This method gives the indirect idea of the severity of the fetal hemolysis and that of the fetal anemia. The concentration of the bilirubin is measured. जो बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन है हम उसको मेजर कर लेते हैं. डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस ऑफ द 450 नैनोमीटर वेवलेंथ एज द डेविएशन बल्ज. ऑप्टिकल डेंसिटी 450 वैल्यू जो होती है इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ दैट इज डिवाइडेड इनटू द सेवरल जोन. लिली 1961
modified by the quinine 1933 is usually done after 20 weeks of the pregnancy and divided into the zones depending upon the rise in the antibody titer, that is more than 1:8. zone 1 जो होता है that is low zone, fetus is unlikely to be affected, fetus बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अफेक्टेड हो, ठीक है। डिलीवरी एट द टर्म इज सजेस्टेड। जोन 2 जो होता है वो मिड जोन होता है, फीटल एनीमिया, प्री टर्म डिलीवरी आफ्टर 34 वीक्स और द में बी नीडेड, ठीक है। जोन 3 हाई जोन होता है, सीवियर एनीमिया, एचबी तुम्हारा लेस देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर होगा, ठीक है। नीड्स इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन वहाँ पे चाहिए ही होगा, ठीक है। एमसीए डॉपलर अल्ट्रासाउंड है ये, ठीक है। इन द इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन एट 24 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन शो हाउ द ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट हैज रिजल्टेड इन द रिलेटिवली हाई डायस्टोलिक फ्लो। Doppler USG study of the MCA PSV is a non-invasive procedure with greater sensitivity and accuracy. Amniosynthesis is invasive procedure. Amniosynthesis हम नहीं करते हैं क्योंकि वो एक invasive procedures में आता है, ठीक है। is less accurate especially in the early weeks of the pregnancy. It has got risk of the procedure related pregnancy loss and increased illumination. Amniotic fluid optical density 450 analysis is used only when the Doppler velocimetry is not readily available. It is also used after 35 weeks of the gestation, as MCA PSV results may be false positive due to the physiological increase in the cardiac output during this period. The assessment of the fetal anemia, it is more accurate, fetal anemia more accurate होता है by doing the fetal blood sampling. fetal blood sampling कर सकते हैं, that is ultrasound guided chordosynthesis होती है, ठीक है, उससे is done. fetal blood sampling is done selectively in the cases with the MCA and the PSV more than 1.5 mmol. chordosynthesis helps to detect the fetal blood grouping and hematocrit and the direct Coombs test, reticulocyte count and the total bilirubin level, and fetal hematocritic value less than 15% is associated with the high drops. Intrauterine fetal transfusion is indicated when the hemocritic is below 30%. The methods of the antenatal assessment of the fetal well-being. Antenatal assessment हम कैसे करेंगे fetal well-being देखने के लिए, that is serial ultrasonography करते हैं, may detect the fetal high drops and anemia. Important features are polyhydramnios, placental thickening more than 4 cm, pericardial or pleural effusion, echogenic bowel and the dilatation of the cardiac chamber, and enlargement of the spleen and the liver. Cardiotocography, that is sinusoidal and deaccelerative patterns are observed in the affected fetus. A Doppler flow velocity waveform in the umbilical artery, ductus venosus and the middle cerebral artery have been used to detect the fetal anemia and acidosis. Chordosynthesis is done when there is elevated peak systolic middle cerebral artery Doppler velocity more than 1.5 mm. MCA PSV अगर 1.5 के मल्टीपल्स में है ऑफ द मीडियन, that is MOM, for the corresponding gestational age predict the moderate to severe fetal anemia. Serial Doppler studies of the MCA are mainstay to assess the fetal anemia in the red cell immunization pregnancy. प्लान ऑफ डिलीवरी क्या है, अनइम्यूनाइज मदर है या इम्यूनाइज मदर है उस पर डिपेंड करता है। अनइम्यूनाइज मदर इन केस वेयर देयर इज नो डिटेक्टेबल एंटीबॉडी फाउंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कोई भी डिटेक्टेबल एंटीबॉडी नहीं मिली है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एन एक्सपेक्टेंट एटीट्यूड इज फॉलोड टिल द टर्म्स, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ द प्रेगनेंसी टू ओवररन द एक्सपेक्टेड डेट शुड बी अलाउड, ठीक है। इसमें हम एक मिनट ये चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू दिस चार्ट। RH नेगेटिव मदर में स्कीम ऑफ मैनेजमेंट क्या रहता है, ठीक है। यस, सी जो मदर है RH-D नेगेटिव है, फादर RH-D पॉजिटिव है। इतना हमें अगर कंफर्म हो गया कि मदर जो है वो आपकी RH नेगेटिव है और फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है। जीनोटाइप्स ऑफ द फादर हम करेंगे, ठीक है। अब उसमें हम चेक करेंगे वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस है
एट रिस्क प्रेगनेंसी है, ठीक है, रिस्क हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गई। हेटेरोजाइगस दैट इज फीटल आरएचडी स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है। फ्री फीटल डीएनए टेस्टिंग करेंगे फ्रॉम द मैटरनल प्लाज्मा आफ्टर 14 वीक्स, पॉजिटिव आ गया मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ठीक। इसका मतलब बच्चा आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारा कंफर्म हो गया कि बच्चा आरएच पॉजिटिव है, तो हम सीरियल एंटीबॉडी क्वांटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी है ब्लड में या फिर नहीं है। अदरवाइज हम इनडायरेक्ट कूम टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एंटीबॉडी नहीं मिलती हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं है इन द प्रेगनेंसी, ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा है, नो हिस्ट्री ऑफ द फीटो मैटरनल हीमरेज, कोई हिस्ट्री नहीं है फीटो मैटरनल हीमरेज की, रिपीट इनडायरेक्ट कूम टेस्ट एट 36 वीक हमने इनिशियली कराया था, फिर अब इसके बाद 36 वीक पे फिर से कराते हैं। अगर निगेटिव है तो हम डिलीवर कर देंगे एट टर्म नॉर्मली, ठीक है। अगर नो एंटीबॉडी है, पैरस वुमेन है, पहले पहले उसका हो चुका है, मतलब पहले एक बच्चा हो चुका है, पैरस वुमेन है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एफेक्शन है, पहले बच्चा एफेक्ट भी हो चुका है, हाइड्रोपिटाइलिस वगैरह की वजह से हो सकता है बच्चा मिस भी हुआ हो, ठीक है। रिपीट करना है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, उस केस में हमें इनडायरेक्ट कूम टेस्ट फिर से रिपीट कराना है एट मंथली इंटरवल अप टू 24 वीक्स एंड एवरी 2 वीक्स देयर आफ्टर, ठीक है। अगर निगेटिव आ गया, टाइटर लेस देन 16 है, तो डिलीवर कर देंगे हम टर्म पे। अगर वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो हमारा कोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर सी बात, जब हमने पहली बार इनडायरेक्ट होम्स टेस्ट कराया था तब एंटीबॉडी प्रेजेंट अगर आ गई थी तो सुपरविजन इन द स्पेशलाइज्ड फीटल मेडिसिन यूनिट में रखेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी टाइट्रेशन एट वीकली इंटरवल, एंटीबॉडी टाइट्रेशन में कराना है हर वीक, ठीक है। टाइटर अगर 1:16 से ज़्यादा आ गए और एंटीबॉडी लेवल 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा आ रहा है तो सीरियल फीटल मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एंड पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी डॉपलर स्टडी हम कराने लगेंगे, ठीक है, एवरी 1 to 2 वीक्स फ्रॉम 20 वीक्स, सीरियल अल्ट्रासोनोग्राफी एवरी 2 to 3 वीक्स फ्रॉम 20 वीक्स, ठीक है। अगर राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर है, एमसीए पीएसवी तुम्हारा मोर देन 1.5 एमओएमआर है, यूएसजी तुम्हारा एबनॉर्मल है, फीटल असाइटिस है, हाइड्रॉप्स है, तो ये देखना है। अगर ऐसा है तो हम कॉर्डोसिंथेसिस कराते हैं फॉर इंक्रीज इन द फीटल हेमाटोक्रिट, ठीक है, हेमाटोक्रिट बढ़ाने की कॉर्डोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। देन हेमाटोक्रिट अगर लेस देन 30% है तो इंट्रायूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूजन होगा टू रेज द हेमाटोक्रिट टू 50%। अगर 30% से कम हेमाटोक्रिट है, कॉर्डोसिंथेसिस किया, उसमें हेमाटोक्रिट देख लिया, हेमाटोक्रिट तुम्हारा 30% से कम है, तो हम इंट्रायूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूजन करेंगे, तो हेमोक्रेटिक 30 से कम था, 30% से, तो 50% तक कर देंगे, ठीक है। मे हैव टू बी रिपीटेड टिल द 35 वीक, और अगर वो बार बार कम हो रहा है तो हमें वो 35 वीक तक ही रिपीट करना पड़ सकता है, ठीक है। अमाइनो सिंथेसिस फॉर द ऑप्टिकल डेंसिटी 450, फीटल लंग मेच्योरिटी चेक करेंगे, फिर डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। और डिलीवरी में कुछ चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है, दैट इज नो प्रोफाइलेक्टिक एर्गोमेट्रिन, रैपिड कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है, नो प्रोफाइलेक्टिक एर्गोमेट्रिन देना है इसमें, कॉर्ड ब्लड एग्जामिनेशन करना है, एचबी परसेंटेज, एबीओ, आरएच ग्रुपिंग, हेमाटोक्रिट, रेटिकुलोसाइट काउंट, डायरेक्ट कूम टेस्ट एंड द बिलीरुबिन। मैनेजमेंट इज स्पेशलाइज्ड फीटल मेडिसिन यूनिट, ठीक है। अगर मान लो एंटीबॉडी टाइटर तुम्हारे ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं आया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी अगर 1.5 एमओएम से कम है, सीरियल फीटल एमसीए पीएसवी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 to 2 वीक्स टू स्टार्ट द एंटीनेटल फीटल सर्विलांस, एनएसटी, बीपीपी, ठीक है, बायोफिजिकल स्कोर एंड डॉपलर स्टडी ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी एट 32 वीक्स, फिर हम डिलीवरी करेंगे उसकी टर्म पे। तो दिस इज ओवरऑल चार्ट ऑफ द RH negative pregnancy management, ठीक। as you have understood, now we come back. अनइम्यूनाइज्ड मदर रहेगी तो हमें क्या करना था, नो डिटेक्टेबल एंटीबॉडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टिल द टर्म, टेंडेंसी ऑफ द प्रेगनेंसी टू ओवररन द एक्सपेक्टेड डेट शुड बी अलाउड,
शुड नॉट बी अलाउड, मतलब उसको एक्सपेक्टेड डेट के बाहर नहीं जाने देना है, ठीक है, पहले ही हमें डिलीवर कर लेना है इस केस में, ठीक है। अनइम्यूनाइज्ड है अगर, इम्यूनाइज्ड मदर है एज मेंशन्ड प्रीवियसली, whenever there is evidence of the hemolytic process in the fetus in utero, ठीक है, अगर hemolytic process है, ठीक है, the patient should be shifted to an equipped center specialized to deal with the RH problems। एंड इंटेंसिव न्यूनेटल NICU होना चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, एन एक्सपर्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू टैकल फॉर द अफेक्टेड बेबीज। द डिलीवरी इज टू बी डन इन ऑल केसेस ऑफ द इम्यूनाइज्ड मदर, डिलीवरी हमें करानी है इन द ऑल केसेस ऑफ द इम्यूनाइज्ड मदर विद द एविडेंस ऑफ द फीटल hemolysis in utero। The following factors are to be considered as to when to terminate the pregnancy: the previous history of the stillbirth with the father being homozygous, sudden rise in the maternal antibody titer and optical density difference of at 450 nanometer wavelength as plotted on the Lilly's chart, and the Doppler in the ultrasound features of the fetal affection। इन माइल्ड अफेक्शन, अगर बहुत कम अफेक्टेड है, द प्रेगनेंसी में बी कंटिन्यूड अप टू 38 वीक्स, देन टर्मिनेशन इज टू बी डन, ठीक है। अगर सीवियर अफेक्शन है, रीजनेबल टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी अराउंड द 34 वीक्स आफ्टर द मैटरनल स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन। 34 वीक्स पे हम अगर सीवियर अफेक्टेड चाइल्ड है तो 34 वीक्स पे हम टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को मैटरनल स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन देने के बाद। In every case of the premature termination before 34 weeks, it is desirable to confirm the fetal lung maturation by measuring the L/S ratio in the amniotic fluid, in the specialized center where there is severe affection before 34 weeks. Intrauterine fetal transfusion, that is intraperitoneal intravascular, is to be done to continue the pregnancy beyond 34 weeks। एमनियोटमी, दैट इज मेथड्स क्या है डिलीवरी, एमनियोटी, लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन करना है, ठीक है, क्वाइट इफेक्टिव होता है एमनियोटमी, ठीक है। इफ द टर्मिनेशन इज टू बी डन नियर टर्म, वेजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन जेल, दैट इज PGE2 कुड बी यूज्ड टू मेक द सर्विक्स राइप, ठीक है। Cesarean section in cases where the termination has to be done prematurely, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें prematurely 34 to 37 वीक्स के बीच में हमें अगर टर्मिनेट करना है, the cervix will be unfavorable, and considering the severity of the affection and the urgency of the termination, cesarean section is safe procedure। cesarean section हम कर सकते हैं। Care during the during the delivery, the vaginal delivery, careful fetal monitoring is to be done, detect the earliest evidence of the distress, and the prophylactic ergometrin during the second stage should be withheld. Gentle handling of the uterus in the third stage, and to take care of the postpartum hemorrhages। Cesarean section to avoid the spillage of the blood into the peritoneal cavity, कोई भी blood नहीं spill होना चाहिए in the peritoneal cavity। Routine manual removal of the placenta should be withheld। Clamping of the umbilical cord, in either method the cord is to be clamped as quickly as possible to minimize even the minute amount of the antibody to cross to the fetus from the mother। The cord should be kept long, ठीक है, एंड 15 to 20 सेंटीमीटर की कॉर्ड लंबी रखनी चाहिए फॉर द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इफ रिक्वायर्ड। द कलेक्शन ऑफ द कॉर्ड ब्लड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, द कॉर्ड ब्लड सैंपल इज टू बी टेकन फ्रॉम द प्लासेंटल एंड ऑफ द cut cord। The cut cord should not be squeezed, the cord should not be squeezed to prevent the contamination from the Wharton's jelly। About 5 ml of the blood, 2 ml oxalate, and the 3 ml clotted should be collected from the following for the following test, that is clotted blood से हम ABO RH ग्रुपिंग कर लेंगे, रेटिकुलोसाइट काउंट कर लेंगे, डायरेक्ट कून टेस्ट कर लेंगे, एंड सेरम बिलीरुबिन। ऑक्सलेटेड ब्लड जो होगा उससे हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करेंगे, एंड द ब्लड स्मेयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ द इमेच्योर RBC। Intrauterine fetal transfusion, IUFT, significant advancement has been made in the diagnosis of the cardiosynthesis, Doppler ultrasonography for the MCA-PSP, and the therapy for the rhesus illumination. This can be carried out in a regional specialized center. It is indicated in the selected cases where there is severe
affection of the fetus in the utero period to the 34 weeks. The advantage are that is correction of the fetal anemia and the improvement of the oxygenation and improved fetal hepatic function. Intraperitoneal transfusion, that intraperitoneal transfusion is to be done with the severe and early onset hemolytic disease when umbilical vein is too narrow to be punctured by the needle. Principle क्या है, blood is transfused in the fetal peritoneal cavity under the ultrasound guidance. The fetal anemia is corrected when transfused erythrocytes are taken up by the subdiaphragmatic lymphatics. It can be started at 18 weeks and repeated at intervals of 1 to 3 weeks up to 32 to 34 weeks. The pregnancy can be thereafter be terminated. The type and the amount of the blood and the blood group O, Rh negative packed cells, hematocrit 80%, cross matched with the mother, are to be transfused. The blood should be preferably freshly donated, cytomegalovirus negative, leuco reduced and irradiated 25 gyri. The quantity of the blood is to be calculated. The volume to transfuse is calculated by multiplying the estimated fetal weight in grams by 0.02 for each 10% increase in the hematocrit. The donor blood with the hematocrit of 78% is used. In the case of the repetition, at least a week gap is to be given. The procedure, the blood is infused slowly, blood को हम slowly infuse करते हैं 5 to 10 ml per minute through the polythene tube that has been threaded through an introducing needle inserted into the fetal abdomen. Under the ultrasound guidance, overall neonatal surveillance is approximately 90 to 100% for the non-hydropic fetuses and about 70 to 80% for the hydropic fetuses. The intravascular transfusion, severity of the fetal affection has been best assessed by the fetal hemoglobin and the hematocrit level as determined by the chordosynthesis. Generally, the fetus whose hemoglobin deficit is 2 gram per deciliter or more from the mean of the normal fetus corresponding gestational age, that is hemocritic less than 30%, should be transfused. Hydropic changes are observed when the fetal hematocrit is less than 15%. हाइड्रोपिक चेंजेस तुम्हें तब देखने को मिलते हैं जब फीटल हेमाटोक्रिटिक तुम्हारा 15 से कम होता है. तो प्रोसीजर क्या है, ट्रांसफ्यूजन इज जनरली मेड थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड वेसल्स, दैट इज वेन्स, नियर इट्स इंसर्शन इनटू द प्लासेंटा or the intrahepatic part of the umbilical vein. Under the real-time ultrasound, 20 gauge needle is used. It may be done into the intrahepatic portion of the fetal umbilical vein. Also, type and the amount of the blood transfused, the blood group O, Rh negative, cytomegalovirus negative packed cells, hematocrit 90% compatible with the mother's blood are transfused. Hematocrit level is checked at the intervals during the procedure to determine the volume, and the goal is to achieve the hematocrit of 50%. Repeat transfusion is given after 2 weeks. The timing of the repeat intrauterine transfusion is decided by the PSV in the middle cerebral artery. The fetal injury, volume overload, and the preterm labor, fetal-maternal hemorrhage are common complication. Procedure related to the perinatal loss, that is 3.5%. Fetal surveillance, with the ultrasound and the continuous electronic fetal monitoring is performed at the post-transfusion phase. Betamethasone 24 mg in the 3 divided doses should be administered to the mother 24 hours before transfusion from the 26th week onward to enhance the pulmonary maturity. In case the delivery becomes necessary during the transfusion, overall fetal survival rate is 91%. The plasmapheresis, other therapies क्या है, plasmapheresis होता है, that has been tried to remove the several liters of the maternal plasma with the maternal anti-D antibodies. Maternal titers should be reduced by 50%. Intravenous IgG is given. Due to lack of the definite benefit, it is not commonly done. High dose intravenous immunoglobulin is thought to block the placental transport of the
fetal cell mediated antibody or to destroy the NTD coated erythrocyte in the fetal spleen and the liver. A dose of the 1000 milligram per kg IG weekly has been used. Delivery at around 34 to 36 weeks lead to the neonatal survival to about 100% with low long-term morbidity. Artificial insemination with the Rh negative donor semen, surrogate pregnancy or the VGD when the father is heterozygous, ठीक है, may be an option. Monoclonal anti-D blocking antibodies are being used to prevent the anti-D response and thereby prevent the hemolytic disease of the fetus in the newborn. Exchange transfusion in the newborn. Exchange transfusion is a life-saving procedure in severely affected hemolytic disease of the newborn. With advent of the wider use of the prophylactic NDD immunoglobulins, less and less problem babies are born with thorough exchange through exchange transfusion. The incidence of the connectors has also been reduced. Indication क्या है? RH positive with the direct comb test. Positive babies having cord blood bilirubin level more than 4 milligram per deciliter and hemoglobin less than 11 gram per deciliter. Rising rate of the bilirubin over 1 milligram per deciliter per hour despite phototherapy. Total bilirubin level 20 milligram per deciliter or more. इन केसेस में हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन न्यूबॉर्न में करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टॉप द हीमोलाइसिस एंड द बिलिरुबिन प्रोडक्शन, टू करेक्ट द एनीमिया एंड टू इम्प्रूव द कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर ऑफ द न्यूनेट, टू रिमूव द सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज, टू रिमूव द सेंसिटाइज्ड आरबीसीज, टू एलिमिनेट द सर्कुलेटरी बिलिरुबिन, टू स्टॉप द हीमोलाइसिस एंड बिलिरुबिन प्रोडक्शन, ठीक है। While about 80 to 90% of the fetal blood is exchanged during the procedure, the transfusion of the Rh negative blood cannot alter the Rh factor of the baby's blood, ठीक है। The replacement temporarily helps to tide over the crisis for the anemia and the hyperbilirubinemia for about 2 weeks. Thereafter, baby is quite capable to get rid of the maternal antibodies, is producing sufficiently his own Rh positive blood. The nature and the amount of the blood transfusion, the blood for the exchange should be Rh negative whole blood with the same blood ABO grouping to that of the baby, otherwise group O. The blood should be क्रॉस मैच्ड विद द मदर सेरम, जो ब्लड है उसे मदर के सेरम से क्रॉस मैच करना है, और विद द इन्फेंट सेरम. द ब्लड शुड बी कलेक्टेड रिलेटिवली fresh, less than 7 days old. The blood is about 160 ml per kg body weight of the baby. Procedure क्या है? The procedure is best to be carried out under the servo control radiant warmer. The route of the transfusion should be preferably through the umbilical vein. The plastic catheter of 1 mm diameter is passed about 7 centimeter beyond the umbilicus so as to place it in the inferior vena cava. The late transfusion, that is femoral route through the saphenous vein, is the choice. Entire set should be airtight and to be periodically flushed with the heparinized saline, that is 1000 unit in 100 ml, to prevent the clotting. Blood should be warmed to 37 degree Celsius, ठीक है। 15 ml of the fetal blood is withdrawn first, followed by 10 ml to be pushed in return slowly. पुश पुल मेथड इसे बोलते हैं, टेकिंग एटलीस्ट 1 मिनट टाइम, 1 मिनट का एटलीस्ट टाइम लेना है इसमें, ठीक है। फॉर एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हर 100 ml जो ब्लड ट्रांसफ्यूज तुम कर रहे हो, 1 मिली इक्विवेलेंट of the sodium bicarbonate is given to combat the metabolic acidosis and 1 ml of the 10% calcium gluconate to prevent the tetany due to the transfusion of the citrate blood, ठीक है। To estimate the hemoglobin and the bilirubin concentration period to and after the exchange transfusion, the procedure should be supervised by an expert teamwork
Post transfusion care, the baby is to be placed under the radiant warmer. ठीक है. The umbilicus is to be inspected frequently for any evidence of the bleeding. The serum bilirubin is to be estimated 4 hours after the transfusion and to be repeated as required. Occasionally the level of the conjugated bilirubin may remain higher and phototherapy should be continued, and the hypoglycemia due to the increased insulin secretion is to be checked by the blood glucose estimation post transfusion 4 hourly. Indication of the repeated exchange transfusion, that is bilirubin again rising to near the critical levels of the 20 milligram percent, and the hemoglobin level again falls to less than 11 gram percent. The dangers can be, that is with the considerable technical skill, the risk of the exchange transfusion are reduced and significantly. Immediate complications क्या क्या हो सकते हैं, that is cardiac failure हो सकता है due to the raised venous pressure, overloading of the heart, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकता है, मैसिव एम्बोलिज्म हो सकता है, हाइपरकिलीमिया, टेटनी, एसिडोसिस, सेप्सिस, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, कोगुलोपैथीज ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सारे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. डिलेड कॉम्प्लिकेशन में तुम्हारा क्या आएगा, नेक्रोटाइजिंग इंट्रोकोलाइटिस है, एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस ऑफ द पोर्टल वेन, एंड द अदर कॉम्प्लिकेशन आर मोस्टली attributable to the prematurity and the hyperbilirubinemia and the hypoxia. एडजुवेंट थेरेपी में क्या है, तुम्हारा फोटोथेरेपी दे सकते हो. फोटोथेरेपी इज टू बी कंटिन्यूड 24 आवर. फोटोथेरेपी दैट इज ब्लू और द ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ 420 to 470 नैनोमीटर लाइट वेवलेंथ डिग्रेड करता है बिलीरुबिन को बाय द फोटो ऑक्सीडेशन एंड स्ट्रक्चरल आइसोमराइज लुमिरुबिन में कन्वर्ट करेगा. बिलीरुबिन कन्वर्टेड टू लेस टॉक्सिक पोलर आइसोमर. These products are water soluble and therefore readily excreted in the bile and the urine. Ultraviolet lights should be screened out and the baby's eyes should be protected by the dark goggles. Photochemical reactions convert the bilirubin to less toxic water soluble polar isomer to the bilirubin. Phenobarbital, that is 3 to 5 mg per kg body weight, is to be administered thrice daily intramuscularly. Phenobarbital increases the gluconase transferase enzyme activity in the fetal and the neonatal liver to conjugate the bilirubin, which hastens its clearance. Antibiotics should be administered for 3 to 5 days. So long as the Rhd negative mother remains unimmunized against the Rhd antigen, the fetus is unaffected with with any hemolytic process. With alloimmunization of the mother, the prognosis of the baby depends upon the genotype of the father, genotype of the fetus, maternal antibody level, and the history of the previous affection of the baby due to the hemolytic disease, and the availability of the sophisticated diagnostic and therapeutic facilities for the affected babies, specialist, and the fetal medicine care unit. However, with the use of the intensive management protocols such as repeated fetal MCA Doppler study, amniocentesis, chordosynthesis, and intrauterine fetal transfusion, when necessary, the neonatal survival is 100%. And an immunized mothers who has NTD level more than 400 international unit per liter should be advised for the NTD donation. The breastfeeding, that is there is no contraindication of the breastfeeding in the immunized mother, although the trace of the amount of the antibodies are excreted through the breast milk. ठीक है. This is all about your Rh negative pregnancy. Then we will move to the next topic, that is elderly priming gravida, in the next video.